डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स विद पीएस। माई सेल्फ पंकज। और आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चौथे लेक्चर के अंदर बात करेंगे द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। जैसे अपन लास्ट वीडियोस के अंदर बात की थी, अपन ने कूलॉम्स लॉ की बात कर ली, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, ये बातें अपन पहले कर चुके हैं। अब अपन विद्युत क्षेत्र के अंदर बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें विद्युत द्विध्रुव। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों? इसमें अपने पास दो आवेश होते हैं। अब ये दो आवेश किस तरीके से होते हैं? यदि आपके पास एक प्लस क्यू आवेश है तो दूसरा माइनस क्यू आवेश है। दूसरी बात अपन को ये याद रखनी है कि ये जो दोनों आवेश अपन ने लिखे हैं, इन दोनों आवेश का परिमाण तो समान होता है। देखो विद्युत द्विध्रुव की क्या पहचान होती है? आपके पास दो विपरीत आवेश होते हैं। विपरीत आवेश, विपरीत आवेश का मतलब क्या होता है बच्चों? एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश। दूसरी बात अपने को ये याद रखनी है कि दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है। परिमाण समान होता है। और तीसरी बात अपने को क्या याद रखनी है बच्चों? ये दोनों आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। देखो ध्यान से, एक अपने पास प्लस क्यू आवेश, दूसरा माइनस क्यू आवेश। फिर अपन ने बोला कि दोनों का परिमाण समान है, दोनों अल्प दूरी पर है। यानी अपन ऐसे बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये प्लस 5 कूलॉम है तो ये माइनस 5 कूलॉम है। तो परिमाण तो दोनों का समान हो गया और आवेश कैसे हो गए? विपरीत आवेश। यानी एक धनावेश होगा और दूसरा ऋण आवेश। बात करते हैं इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसको अपन प्रदर्शित करते हैं 2a से। और ये 2a क्या कहलाती है बच्चों? ये द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई कहलाती है। प्रभावकारी लंबाई कहलाती है। यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? 2a से। यदि अपन बात करें कि ये द्विध्रुव का केंद्र मान लें अपन O बिंदु, तो अपने पास ये दूरी भी a होती है और ये वाली दूरी भी a होती है। तब जाके अपने पास संपूर्ण जो दूरी है वो क्या बनती है? 2a। और इस 2a को अपन बोलते हैं द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई। तो बच्चों द्विध्रुव क्या होता है? ऐसे दो आवेश जो एक दूसरे के विपरीत हों। दूसरी बात, दोनों आवेशों का परिमाण समान हो और दोनों आवेश किसी अल्प दूरी पर स्थित हों। तो आवेशों का ऐसा युग्म क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब अपन बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों? इसको अपन P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? P से। और P यानी द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो आप इस पे सदिश का निशान भी लगा सकते हो या तीर का निशान लगा सकते हो। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? पहले तो अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा। तो द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, यहां से देखो ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू। मैं बोल रहा हूं एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण, परिमाण मतलब
आपको प्लस माइनस या धनावेश ऋणावेश की बात नहीं करनी है, इसका केवल आपको परिमाण लेना है। जैसे ये +5 कूलाम है, ये -5 कूलाम, तो परिमाण क्या होता है इसका 5। तो एक आवेश का परिमाण गुणा द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई, द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। यानी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण लिख दो और उसको साथ में प्रभावकारी लंबाई से गुणा कर दो, तो वो अपने पास क्या बनेगा, द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा। तो सामने देखो बच्चों, P क्या हो जाएगा अपने पास, Q, दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण और प्रभावकारी लंबाई कितनी है 2a, तो ये Q × 2a ये अपने पास क्या बन गया, द्विध्रुव आघूर्ण बन गया। अब अपन बात करते हैं इस द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, 2a यहां पर दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया, कूलाम × मीटर। बात करें इसकी विमा की, तो विमा क्या हो जाएगी, आवेश की विमा होती है A1T1 और यहां पर लंबाई है 2a, तो ये हो जाएगा L1। तो आप लिख सकते हो इसको M0 L1 T1 A1, ये आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण की विमा हो गई। मात्रक होता है इसका कूलाम × मीटर और विमा हो जाएगी M0 L1 T1 A1। फिर अपन बात करें द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी अपने को दिशा भी बतानी पड़ेगी। तो दिशा किधर होती है बच्चों इसकी, अपने बोला कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस आवेश की ओर होती है, तो इसमें अपन उल्टा याद रखेंगे इसका। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। ये आपके पास विद्युत द्विध्रुव की दिशा हो गई, सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो गई। द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेश जिनका परिमाण समान होता है, आवेश विपरीत होते हैं, दोनों के बीच की दूरी अल्प होती है, वो आपके पास हो गया विद्युत द्विध्रुव। फिर अपन ने बात की द्विध्रुव आघूर्ण की। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और उसको द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई से गुणा कर दो, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। फिर अपन ने बोला द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम × मीटर और इसकी विमा M0 L1 T1 A1। फिर अपन ने बोला ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा कहां से कहां तक होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो बच्चों नोट करो, आगे बात करते हैं। ये था अपने पास द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। अब बच्चों को हम बात करते हैं, यहां पर अपने पास दो कंडीशन बनती है। एक तो अपन द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं और एक द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। अब यहां से ये ध्यान रखना, जो बच्चे क्लास 12th में हैं वो ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या होता है, एक साल ये पूछ लेता है कि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र निकालो और एक साल पूछ लेता है निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। और इसी में बच्चों अपन बात करें तो आगे अपने पास आएगा कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को यदि अपन रख दें तो उस द्विध्रुव पर कितना बल लगेगा और कितना बल आघूर्ण लगेगा। अब यहां से अपन जो 3 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और इन तीनों में 99.99% आपको एक टॉपिक जरूर मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर या अक्षीय स्थिति पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या अपन ये भी बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात करते हैं किसकी, अक्षीय स्थिति की। अक्षीय स्थिति कौन सी होती है बच्चों, जिस अक्ष के अनुदिश आपका द्विध्रुव रखा गया है, जिस अक्ष के अनुदिश आपका द्विध्रुव रखा जाता है वो द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति कहलाती है। जैसे मान लो मैंने इस द्विध्रुव को ऐसे रखा, तो ये आपका प्लस क्यू आवेश, ये इसका माइनस क्यू आवेश, ये आपके पास प्रभावकारी लंबाई कितनी होगी 2a, ये द्विध्रुव का केंद्र हो गया, तो ये वाली दूरी भी a और ये वाली दूरी भी a। तो अपन ने बोला कि अपन द्विध्रुव को जिस अक्ष के अनुदिश रखते हैं वो क्या कहलाता है, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। तो अपन ने इसको मान लो अक्ष के अनुदिश रखा है, तो इस अक्ष पे अपन क्या करते हैं, कोई एक बिंदु ले लेते हैं। मान लो मैंने यहां पे एक बिंदु P लिया है जो इस द्विध्रुव के केंद्र से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। ये जो r दूरी ली है मैंने द्विध्रुव के केंद्र से ली है, ध्यान रखना। तो अपन ने क्या कहा कि जिस अक्ष के अनुदिश आपका द्विध्रुव रखा गया है उसको अपन बोलते हैं अक्षीय स्थिति। उस अक्षीय स्थिति पर अपन ने द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया और इस बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र बताना है कितना होगा। तो बच्चों लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि यदि अपन प्लस क्यू आवेश की बात करें तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश से दूर होता है। लास्ट क्लास में बात की थी अपन ने आवेश से दूर, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अपने को बाहर की ओर दिखाई देता है। अगर अपन बात करें माइनस क्यू आवेश के कारण तो ये विद्युत क्षेत्र किधर होगा, आवेश की तरफ, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की तरफ हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, आप इसको A बिंदु पे मान लो, इसको B बिंदु पे मान लो। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो दिशा होगी वो बिंदु P की तरफ होगी, ध्यान रखना, बिंदु P की तरफ। क्यों, क्योंकि ये प्लस आवेश है और प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो आवेश से दूर की ओर होगा। तो इस विद्युत क्षेत्र को मैंने बोल दिया EA। अब अपन बात करते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, या फिर आप एक काम कर लो, इस EA को अपन यहां पे प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये तो हो गई EA की दिशा, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा। अब अपन बात करते हैं किसकी, माइनस क्यू आवेश की। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी, माइनस क्यू आवेश की ओर। तो इसको अपन ने बोल दिया EB। ये तो अपन के पास दिशा की बात हो गई, यानी बिंदु P पर अपन ने प्लस आवेश और माइनस आवेश दोनों के कारण क्या निकाल ली, विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब अपन बात करते हैं बच्चों कि यहां पर EA और EB की वैल्यू क्या है। देखो एक आवेश के कारण, एक आवेश के कारण आपने विद्युत क्षेत्र कितना निकाला था, KQ/R²। तो अपन इन दोनों आवेश के कारण क्या करते हैं, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो मुझे क्या यहां पर क्या चाहिए, ध्यान से देखो, मुझे इस बिंदु P की दूरी चाहिए, एक तो प्लस क्यू आवेश से और एक माइनस क्यू आवेश से, तभी अपन ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। क्योंकि अपन पहले प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो दोनों आवेशों की दूरी तो चाहिए ना अपने को बिंदु P से। तो अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये R कहां तक है, केंद्र तक है। अगर मैं इसमें A और जोड़ दूं तो ये प्लस क्यू आवेश की दूरी बन जाएगी क्या बच्चों। तो ध्यान से देखो, मैंने यहां पर R+A कर दिया, तो ये आपके पास दूरी बन गई किसकी, प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी। अब यदि मैं बिंदु P की माइनस क्यू आवेश से दूरी देखूं तो यहां तक R है, इसमें से आप A को माइनस कर दो तो आपके पास ये दूरी आ जाएगी।
और इसको मैंने क्या लिख दिया, r माइनस ए। अब अपने पास दोनों आवेशों की दूरी आ गई बिंदु P की, तो अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, EA की। EA कितना हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। देखो यहां पर प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है, R प्लस A, तो यहां पर KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब अपन इसकी दिशा बताना चाहते हैं, तो दिशा किधर होगी इसकी, P की तरफ। दिशा किधर होगी इसकी, P की तरफ, यानी प्लस क्यू आवेश से P की तरफ। अब अपन बात करते हैं किसकी, EB की, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आ जाएगा KQ अपॉन ये दूरी कितनी है, R माइनस A का होल स्क्वायर। अब माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा किधर होगी, P से माइनस Q की तरफ, या अपन ऐसे बोल सकते हैं P से आवेश की तरफ। ये दिशा की बात होगी। अब ये तो अपने पास दोनों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया। A के कारण A पर प्लस क्यू रखा था, B पे माइनस क्यू, इन दोनों आवेशों के कारण अपन ने बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। अब अपन बात करते हैं कि इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा। तो अब मुझे एक चीज बताओ, EA और EB दोनों में ज्यादा वैल्यू किसकी है, ज्यादा वैल्यू किसकी है, EA बड़ा होगा या EA बड़ा होगा। तो अपन ने देखो यहां से ये बोला था कि यदि आपके पास R कम है तो E ज्यादा होगा, और R ज्यादा है तो E कम होगा। या अपन ऐसे बोले कि इस बिंदु P के सबसे नजदीक आवेश कौन सा है, माइनस क्यू आवेश, तो इसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा किसकी तुलना में, प्लस क्यू की तुलना में, क्योंकि ये 2a दूरी आगे है और ये 2a दूरी बिंदु P के पास है, यानी माइनस क्यू आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ज्यादा होगा। तो अपन क्या करते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे आप इस वाले विद्युत क्षेत्र में से इस वाले का विद्युत क्षेत्र माइनस कर दो, यानी EB में से आप क्या करो, EA को माइनस कर दो, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों यहां तक नोट करो, उसके बाद आगे बात करते हैं। चलो E इक्वल्स टू EB माइनस EA। EB की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां से EB है आपके पास KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। इसमें से माइनस करना है आपको KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। दोनों की वैल्यू रख दी मैंने, EB माइनस EA। यहां से देखो सोल्व करते हैं इसको, KQ कॉमन आ जाएगा, तो KQ तो कॉमन आ गया। अपने पास बचा क्या, यहां से तो बचा 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, और यहां से बचा अपने पास माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, यही बचेगा। फिर अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास, R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, यहां से R माइनस A का होल स्क्वायर से R माइनस A का होल स्क्वायर कैंसिल, तो यहां तो बचेगा R प्लस A का होल स्क्वायर, माइनस यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, R माइनस A का होल स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन को आगे देखते हैं क्या आता है, इसको मिटाता हूं मैं अभी। तो ये बनेगा अपने पास E इक्वल्स टू KQ, आप इसको E एक्सियल भी बोल सकते हो, एक ही बात है, एक्सियल का मतलब अक्षीय स्थिति, तो इसको मैंने बोल दिया E एक्सियल। तो यहां से A प्लस B का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR,
फिर यहां माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी r माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये माइनस लगाया मैंने और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, और नीचे आपके पास बनेगा r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, लेकिन यहां पर बन रहा है a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे नीचे मैंने लिख दिया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं अपन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो चलो आगे देखते हैं, ये आपके पास के क्यूब, ये बन गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, इस माइनस को अंदर गुणा कर दो तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, और नीचे बनेगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जो कट रहा है उसको कैंसिल कर दो, फिर आगे देखते हैं। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब 2ar और 2ar कितना बनेगा 4ar अपॉन नीचे बन गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, देखो बच्चों अब अपन देखते हैं ये 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां से देखो क्यूब और 4a को मैं यहाँ 2 इंटू 2a लिख रहा हूं, तो अपन ने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था अभी q इंटू 2a, तो ये रहा आपके पास q, यहाँ 4 से 2 ले लो और ये रहा a, तो q इंटू 2a को अपन क्या लिख सकते हैं p, तो ये k तो ऐसा का ऐसा, q इंटू 2a को मैंने लिख दिया p। अब आपके पास यहां से एक 2 बचेगा तो इसको मैंने लिख दिया यहां पर, ये r ऐसा का ऐसा, और ये बन गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से देखो q इंटू 2a द्विध्रुव आघूर्ण बन गया, इसको अपन ने लिख दिया p। अब अपन बात करते हैं आगे, ई एक्सियल कितना आएगा आपके पास, ये बन गया 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अपन एक छोटी सी कंडीशन लगाते हैं बच्चों, अपन ने बोला था कि आपके पास ये द्विध्रुव था प्लस क्यू और माइनस क्यू, इस द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर अपन ने एक बिंदु P लिया था, केंद्र से r दूरी पर। फिर अपन ने द्विध्रुव क्या पढ़ा था कि इसमें दोनों आवेश अल्प दूरी पर होते हैं, तो यहां पर भी अपन आधी दूरी की बात कर रहे हैं। देखो ये a दूरी तो कितनी होती है 2a, अपन बात कर रहे हैं किसकी a की, तो अपन एक छोटी सी कंडीशन यहां पे लगाते हैं कि ये जो a है ना वो r से बहुत छोटा है, a क्या है r से बहुत छोटा है। देखो r तो अपन ने यहां पे लिया है और a क्या है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसकी भी आधी की बात कर रहे हैं, तो ये a क्या है r से बहुत छोटा है, तो इसको अपन लगभग क्या मान लेंगे नगण्य मान लेंगे, और नगण्य मानकर इस a को क्या कर दोगे आप 0, तो यहां से a की वैल्यू 0 करो तो E एक्सियल कितना आएगा आपके पास 2kpr, केवल r स्क्वायर बचेगा, r स्क्वायर की पावर 2 करोगे तो r की पावर 4, r से यहाँ पे पावर 3 बचेगी, तो E एक्सियल कितना आ गया अपने पास 2kp अपॉन r क्यूब। यह अपने पास द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो यहां से देखो 2kp अपॉन r क्यूब, p क्या है यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण, k आपका कूलम्ब कांस्टेंट है और r क्या था द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु p की दूरी। यहां पर भी देखो E जो है वो r की व्युत्क्रमानुपाती है, यानी अपन जैसे जैसे आगे की ओर चलेंगे E क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। तो ये था अपना द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो नोट करो बच्चों। उसके बाद अपन देखते हैं
अब अपन द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र देखते हैं। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, निरक्षीय स्थिति कौन सी होती है बच्चे, बात करें। मान लो मेरे पास ये द्विध्रुव है, इसका ये प्लस क्यू आवेश, ये इसका माइनस क्यू आवेश। तो इस द्विध्रुव के केंद्र से लंबवत गुजरने वाली रेखा, या अपन ऐसे बोले कि द्विध्रुव के केंद्र से जो लंबवत दूरी है वो क्या कहलाती है, इसकी निरक्षीय स्थिति। तो ये द्विध्रुव का केंद्र, जिसको मैंने ओ बोल दिया, ये वाली दूरी ए, ये भी आपके पास ए हो जाएगी। इस बार मैंने केंद्र से आर दूरी पर बिंदु पी लिया है, केंद्र से आर दूरी पर बिंदु पी ले लिया। ये बिंदु कहां पर है, इस द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति कौन सी होती है, जिसके अनुदिश द्विध्रुव को रखा जाता है। तो जिस एक्सिस के अनुदिश द्विध्रुव को रखा गया है, उसके लंबवत जो एक्सिस है वो कौन सी होती है, निरक्षीय स्थिति। या इसको अपन कई बार विषुवतीय स्थिति भी बोलते हैं, ध्यान रखना, एग्जाम में नाम चेंज मिल सकता है। इसको अपन विषुवतीय स्थिति भी बोलते हैं। चलो अब अपन बात करें, तो सबसे पहले तो अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा देखते हैं। मेथड वही है अपना, दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है। दो आवेश है अलग अलग, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों के कारण अपन बिंदु P पर क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, प्लस क्यू आवेश की। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस बिंदु P पर बाहर की ओर होगा, ऐसे। इसको मैंने ए बिंदु पर बोला है, इसको बी बिंदु पर बोला है, तो आप इसका विद्युत क्षेत्र कितना बोल दो, ई ए। यानी अगर मैं बात करूं तो आपने कहा था कि प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर, यानी इस बिंदु P की तरफ ही हो जाएगा। अगर अपन बात करें किसकी, इस माइनस क्यू आवेश की, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ होगी, आवेश की तरफ ही हो जाएगी। तो इसको मैंने बोल दिया EB। अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे निकल के आ रही है कि इस बिंदु P पर एक विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये आ रही है और एक विद्युत क्षेत्र की दिशा ये आ रही है। तो एक ही बिंदु पर दो दिशाएं तो नहीं हो सकती। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों विद्युत क्षेत्र का घटक लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपन इसका मान निकाल लेते हैं। तो देखो, प्लस क्यू आवेश से P की दूरी कितनी होगी और माइनस क्यू आवेश से P की दूरी कितनी होगी, क्योंकि दूरी चाहिए अपने को, तभी विद्युत क्षेत्र निकाल पाएंगे अपन। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P की दूरी कैसे निकालोगे, मैंने कहा ये वाली दूरी लंबवत है, तो ये कोण 90 डिग्री। ये आपके पास A है, ये आपके पास R है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या हो जाएगा, R² प्लस A²। सेम काम इसमें कर दो, क्योंकि ये वाला कोण भी 90 डिग्री है। तो माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी आ जाएगी, R² प्लस A²। तो ये प्लस क्यू आवेश से दूरी मिल गई, ये माइनस क्यू आवेश से दूरी मिल गई, दोनों की दूरी क्या है, समान है। तो अब अपन बात करते हैं किसकी, अब ध्यान से देखो, इस बिंदु P पर अपने को दो घटक मिल रहा है, तो मुझे इस विद्युत क्षेत्र को घटकों में विभाजित करना पड़ेगा, क्योंकि दो दिशाएं मिल रही हैं अपने को। तो अपन क्या करते हैं, घटक लिखते हैं। तो घटक कैसे लिखते हैं बच्चों, एक तो ऊर्ध्वाधर लाइन बनाते हैं और एक क्षैतिज लाइन बनाते हैं। अब देखो ध्यान से, यदि मेरे पास ये कोण थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में करके देखना है, ये दोनों एंगल थीटा क्यों हुए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि ये थीटा कैसे लिखा है मैंने। ये आपके लिए खुद का होमवर्क है, ध्यान रखना।
आप मुझे ये बताओ कि मैंने ये दोनों थीटा क्यों लिखे हैं। ये दोनों एंगल थीटा है तो ये भी दोनों थीटा है। तो बात करें अपन आगे, इस ई ए का ये वाला घटक कितना हो जाएगा, ई ए कोस थीटा, और ये वाला घटक कितना हो जाएगा बच्चों, ई ए साइन थीटा। ऐसे ही मैं ईबी की बात करूं तो ईबी का ये वाला घटक क्या हो जाएगा, ईबी कोस थीटा, और इसके लंबवत घटक ये रहा नीचे की ओर, तो ये बन जाएगा ईबी साइन थीटा। चलो ये अपने दोनों को घटकों के रूप में वियोजित कर लिया। अभी भी अपने को समझ में नहीं आ रहा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। अभी भी अपने को समझ में नहीं आ रहा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले ई ए और ईबी की वैल्यू निकालते हैं। तो ई ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहां से के क्यू प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो के क्यू ये आपके पास दूरी रही, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा क्या, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो ई ए की वैल्यू आ गई। और सेम वैल्यू किसकी आएगी, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की। तो इसकी दिशा बताओ पहले मुझे, कहां से कहां तक होगी, ए से पी की ओर। देखो ये बिंदु ए पर है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ए से पी की ओर। अगर अपन बात करें माइनस क्यू आवेश की, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, आवेश की तरफ, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ईबी इक्वल्स टू के क्यू, दूरी तो सेम ही है दोनों की, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये दूरी है, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। इसको मैंने समीकरण 2 नाम दे दिया, और इसकी दिशा किधर होगी, पी से बी की तरफ, पी से बी की तरफ। अब यहां से देखो अपने पास ई ए और ईबी यानी प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना, दोनों का परिमाण बच्चों क्या आ रहा है, समान। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि ई ए किसके बराबर है, ईबी के बराबर। चाहे दिशा कुछ भी हो, दिशा अपन देख रहे हैं कि दोनों की अलग अलग है, लेकिन अपने को ये पता लग गया कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, उन दोनों का परिमाण आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा, इन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। थीटा तो सेम ही है दोनों जगह, यहां पर जितना थीटा होगा उतना ही यहां पर होगा। अगर अपन बात करें ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा की, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, लेकिन परिमाण दोनों का क्या है, सेम है बच्चों। ध्यान से देखो इधर, अरे देख लो सामने, यहां पर ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा दोनों का परिमाण सेम है, लेकिन दिशा दोनों की क्या है, विपरीत है। हाय हाय सर क्या चल रहा है ये। तो अभी बच्चों कुछ भी नहीं चला, बहुत आसान है। अपन बात कर रहे हैं किसकी, अपन ने वैल्यू निकाली ई ए और ई बी की, तो अपन ने देखा कि दोनों का परिमाण क्या है, समान है। लेकिन यहाँ पर ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, और विपरीत दिशा में होने के कारण ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर दो घटक जिनका परिमाण समान हो और दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तो वो घटक आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। अब अपने पास क्या बचेगा, केवल ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा। ये कैंसिल नहीं होंगे बच्चों, देखो ध्यान से, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है, ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा। अब अपन ये बोल सकते हैं कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलेगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलेगा, वो किसके कारण मिलेगा, इन घटकों के कारण। तो अपन क्या कर देंगे, इन दोनों घटकों को जोड़ देंगे, तो अपने पास परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो मैंने बोला ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। अब यहां पर जो विद्युत क्षेत्र मिलेगा बिंदु P पर, वो किसके कारण मिलेगा, केवल कोस थीटा वाले घटकों के कारण मिलेगा। तो बच्चों यहां से अपन ने देखा कि ई ए और ई बी दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप ई बी को ई ए लिख दो, चाहे ई ए को ई बी लिख दो, दोनों इक्वल हैं।
तो अपने पास क्या बनेगा 2EA cos थीटा। क्या बन गया 2EA cos थीटा। यहां से EA की वैल्यू रख दूं तो E इक्वल्स टू बनेगा 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये आपके पास cos थीटा ऐसा का ऐसा। अब ध्यान से देखो बच्चों, इस cos थीटा को भी हटा लेते हैं अपन। cos थीटा अपने पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। दोनों में से किसी एक में cos थीटा लगा दो। cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। ये तो रहा आधार, ये रहा कर्ण, तो cos थीटा हो जाएगा A अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इस cos थीटा की वैल्यू आप यहां पे रख दो तो आपके पास बनेगा 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और cos थीटा हो गया अपने पास A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसका रूट है तो बच्चों इसकी पावर 1/2 भी लिख सकता हूं क्या। रूट का मतलब क्या होता है 1/2। यहां पे देखो ये भी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, इसकी पावर 1 मान सकते हैं और इसकी पावर 1/2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी। 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2। तो देखो यहां से E इक्वल्स टू 2KQ अपॉन ये ऊपर वाला A तो एक यहां पे ऐसा का ऐसा, नीचे बनेगा आपके पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो बच्चों ध्यान से Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या बना बच्चों, ये बन गया आपके पास P, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था द्विध्रुव आघूर्ण बोला था। तो बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है यहां तक। Q इंटू 2A इक्वल्स टू P, जिसको द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। गर्मी बड़ी तेज है भाई, तो यहां से अपन ने बोला कि Q इंटू 2A इक्वल्स टू P, तो क्या बचेगा आपके पास Q इंटू 2A को तो मैंने लिख दिया P, तो K ऐसा का ऐसा KP अपॉन नीचे बनेगा आपके पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। अब वही कंडीशन लगा दो जो अक्षीय स्थिति में लगाई थी। अपन ने बोला था कि A R की तुलना में बहुत छोटा है, तो आप A को क्या करोगे 0 कर दोगे, नगण्य मान लोगे। तो आपके पास फिर से देखो E कितना आएगा KP अपॉन A स्क्वायर तो 0 हो गया, R स्क्वायर की पावर बचेगी आपके पास 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। E की वैल्यू क्या आएगी आपके पास KP अपॉन R3। तो ये आपके पास बच्चों आ गया निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KP अपॉन R3। अक्षीय स्थिति पे क्या आया था 2KP अपॉन R3। तो अपने पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बच्चों एग्जाम में, वहां पर कई बार अपने को पूछ लेता है कि द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। तो अक्षीय स्थिति पर 2KP अपॉन R3 और निरक्षीय स्थिति पर KP अपॉन R3, तो अनुपात क्या बनेगा 2:1, यानी अक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो निरक्षीय स्थिति का 2 गुना होगा। क्लियर है बच्चों। तो ये था अपने पास द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन आगे बात करते हैं नोट कर लिया बच्चों सबने, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, नोट्स बनाते रहो साथ साथ अच्छे अच्छे। बाकी नोट्स मैं भी आपको बहुत जल्द अवेलेबल करवा दूंगा। अब अपन बच्चों बात करते हैं कि यदि अपन किसी द्विध्रुव को किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण। मैंने विद्युत क्षेत्र 2 प्रकार के बताए थे, एक समरूप विद्युत क्षेत्र और एक असमरूप विद्युत क्षेत्र। बात कर रहे हैं अपन किसकी समरूप विद्युत क्षेत्र की। समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो समान हो। तो बात करते हैं बच्चों
समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण। चलो, बहुत अच्छा टॉपिक है अपना। समरूप विद्युत क्षेत्र को अपन ने कैसे प्रदर्शित किया था? समांतर रेखाओं से। मैंने कहा था विद्युत बल रेखाएं जहां पे समांतर होती हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं, तो अपन ने क्या नाम दिया था उसको? समरूप विद्युत क्षेत्र बोला था। तो ये समरूप विद्युत क्षेत्र है और इसको मैंने ई से प्रदर्शित किया। किससे प्रदर्शित किया बच्चों? ई से। अब मैंने कहा कि आप इस विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखो, तो मैंने एक द्विध्रुव रख दिया यहां पर। ये लो जी, क्या है ऐसे क्या बना रहे हो आप? अपन ने एक द्विध्रुव रख दिया, ये लो जी। ये इस द्विध्रुव का माइनस क्यू आवेश, ये इस द्विध्रुव का प्लस क्यू आवेश। बोलो जी। और अपन मान लेते हैं कि ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पे रखा हुआ है। तो देखो बच्चों, अपन ने दो चीजें पढ़ी थी स्टार्टिंग में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 0203 के अंदर अपन ने बात की थी कि कोई भी विद्युत क्षेत्र होता है वो धनावेश पर बल अपनी दिशा में लगाएगा, जबकि ऋणावेश पर जो बल लगाता है वो अपनी विपरीत दिशा में लगाएगा। तो ये आपके पास प्लस क्यू आवेश है, तो इस प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल इस दिशा में लगेगा क्या बच्चों? और अगर मैं माइनस क्यू आवेश की बात करूं तो माइनस क्यू आवेश पर बल इधर की ओर लगेगा। अपन ने बोला प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा। अगर अपन बात करें कोई भी विद्युत क्षेत्र है वो किसी आवेश पर कितना बल लगाता है बच्चों? F इक्वल्स टू क्यू ई। तो ये प्लस आवेश है तो मैंने लिख दिया F इक्वल्स टू क्यू ई, यानी इतना बल इधर की ओर लगेगा। अगर मैं बात करूं इस वाले बल की, तो इस पर बल कितना लगेगा? F इक्वल्स टू माइनस क्यू ई, जो इस दिशा में लगेगा, और प्लस आवेश पर इस दिशा में। अब एक चीज बताओ मुझे कि अपन ने एक तो समरूप विद्युत क्षेत्र लिया है, तो E की वैल्यू जहां जितनी यहां पर होगी उतनी यहां पर होगी। समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि E की वैल्यू हर जगह क्या हो? समान। फिर दूसरी बात अपन ये बोले कि द्विध्रुव क्या था? तो आवेश का परिमाण दोनों जगह क्या है? सेम है। एक जगह 5 कूलाम है तो दूसरी जगह -5 कूलाम है, तो आवेश का परिमाण भी सेम है। यानी अगर अपन ये बोले कि इस बल का परिमाण और इस बल का परिमाण दोनों क्या है? समान है। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर 5 न्यूटन बल इस दिशा में लग रहा है, तो यहां पर 5 न्यूटन बल इस दिशा में लगेगा। अब इन दोनों बलों का परिमाण तो समान है, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत है। तो अपन बात करें कि इस द्विध्रुव पर जो नेट बल होगा, नेट बल कितना होगा बच्चों? एक पे प्लस क्यू ई, एक पे माइनस क्यू ई इक्वल्स टू 0। यदि अपन बात करें कि यदि आप किसी द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हो, कंडीशन क्या है? विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए? समरूप। अगर समरूप विद्युत क्षेत्र होगा तो उस पे लगने वाला नेट बल कितना होगा? 0, क्योंकि जितना बल धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है उतना ही बल ऋणावेश पर विपरीत दिशा में लग जाएगा। यानी दोनों बलों का परिमाण तो क्या है? समान है, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत है। तो अपन वैसे भी बोल सकते हैं कि दोनों बलों का परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनो बच्चों। अगर मैं दोनों बलों की बात करूं तो ये वाला बल इस रेखा के अनुदिश लग रहा है और ये वाला बल इस रेखा के अनुदिश। अपन ने बोला कि एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर, दोनों का परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, दोनों कैंसिल हो गए।
द्विध्रुव पर नेट बल क्या आ गया, 0। लेकिन अब अपन बात करते हैं किसकी, बल आघूर्ण की। तो अपन ने बोला कि यदि अपन इन दोनों बलों की क्रिया रेखा देखें तो दोनों एक ही रेखा के अनुदिश नहीं लग रहे हैं। ये वाला बल इस रेखा के अनुदिश है और ये वाला बल इस रेखा के अनुदिश है। जैसे अपन बात करें एक प्यारा सा बच्चा, उसको अपन एक तरफ टांग से पकड़ के इधर खींचे और एक सर से आगे, तो वो क्या होगा, ऐसे घूमेगा। ध्यान से देखो, एक बच्चे को अपन क्या करते हैं, गर्दन से आगे की ओर खींच रहे हैं और नीचे पैर पकड़ के इधर खींच रहे हैं, तो क्या होगा, गिरेगा सामने, बत्ती सी आएगी नीचे। लेकिन यहां पे देखो बात कर रहे हैं किसकी, द्विध्रुव की। द्विध्रुव के पास बत्ती सी होती है क्या, नहीं होती है। तो ये क्या होगा, प्लस क्यू आवेश पर बल इधर की ओर, माइनस क्यू आवेश पर बल इधर की ओर। इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, नेट बल क्या हो गया, 0। फिर अपन ने बोला कि दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है, यानी इसको ये बल इधर खींच रहा है, इसको ये बल इधर खींच रहा है। तो ये द्विध्रुव क्या करेगा बच्चों, इसके अंदर घूमेगा। और घूमेगा किसके कारण, यहां पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। किसके कारण होगा, ये दोनों अब जो बल लग रहे हैं, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, दोनों पे जो बल लग रहे हैं, उन दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है। और क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण क्या होगा, ये द्विध्रुव आपका इस विद्युत क्षेत्र में रोटेशन करेगा, घूर्णन गति करेगा, और वहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, बल आघूर्ण। अब इस बल आघूर्ण का फॉर्मूला देखते हैं अपन। बल आघूर्ण को बेटा लिखते हैं अपन टॉर्क से, टॉर्क बल आघूर्ण। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये दोनों आवेशों पर बल लग रहा था, एक पे प्लस क्यूई एक पे माइनस क्यूई। तो फॉर्मूला देखो, दोनों बलों में, या अपन सीधा लिखें, किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या होती है बच्चों, देखो इसकी क्रिया रेखा ये, इसकी क्रिया रेखा ये द्विध्रुव तो अपने पास थीटा कोण पे था, ऐसे है देखो, लंबवत दूरी नहीं है। लंबवत दूरी कौन सी होगी, इन दोनों की क्रिया रेखाओं को आप ऐसे मिला दो, तो ये कोण आपके पास 90 डिग्री हो गया। तो ये वाली रेखा कैसी होगी, लंबवत, यानी ये इसकी क्रिया रेखा, ये इसकी क्रिया रेखा, इसके बीच की सीधी दूरी या लंबवत दूरी। तो फॉर्मूला निकालते हैं, किसी एक बल का परिमाण, ये क्यूई या माइनस क्यू। तो आपको परिमाण लिखना है तो आप प्लस माइनस को छोड़ो, सीधा क्या लिख दोगे, क्यूई। अब अपने पास चाहिए अपने को ये लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो अपने पास बच्चों ये थीटा है, तो ये भी तो थीटा ही होगा, क्या फर्क पड़ता है। ये 2a है, ये थीटा है, तो अपने को ये वाली दूरी चाहिए। देखो ये 90 डिग्री, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो अपने को लंब और कर्ण की संबंध कौन बताता है, साइन थीटा। तो यहां पर इस त्रिभुज में अगर मैं साइन थीटा लगाऊं तो साइन थीटा क्या होता है अपने पास, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो ये रहा, इसको नाम दे दो कुछ भी, ए बी। ये लंबवत दूरी क्या हो गई अपने पास, ए बी। तो ये तो हो गया ए बी अपॉन 2a। तो यहां से ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 2a साइन थीटा। क्या आ गया अपने पास, 2a साइन थीटा। या अपन ऐसे बोले, ये आपके पास लंबवत दूरी थी, अपने को लंबवत दूरी तो चाहिए। अब अपने पास एक तो कोण दे रखा है और एक ये द्विध्रुव की लंबाई होगी। तो अपन ने क्या किया, अपन को पता है कि ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो अपन साइन थीटा लगा सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो कितना है, ए बी, और कर्ण कितना है, 2a। तो अपने को तो ए बी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ए बी क्या है, इन दोनों क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी है। तो ए बी इक्वल्स टू आ गया आपके पास 2a साइन थीटा। तो यहां से मैंने लिख दिया 2a साइन थीटा। अब देखो बच्चों, q इंटू 2a,
ये बड़ी काम की चीज है। Q इंटू टू ए पीछा नहीं छोड़ेगा अपना। Q इंटू टू ए क्या बन गया? P बन गया क्या? अरे बच्चों, मेरे बच्चों, ये Q इंटू टू ए क्या बन गया? P बन गया, द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां से बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या बना? P E साइन थीटा। क्या बन गया बच्चों? P E साइन थीटा। और साइन थीटा देखो, अपन बात करें किसकी? टॉर्क की, बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण भी एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि है। तो इसको सदिश रूप में कैसे लिखोगे आप? साइन थीटा किसमें आता है? साइन थीटा किसमें आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट में, सदिश गुणनफल में। यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं? P क्रॉस E। तो कई बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों। वहां पे आपको पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। आपको सदिश रूप में लिख के देगा ऐसा, P डॉट E, P क्रॉस E। ठीक है ना? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना? P क्रॉस E। क्योंकि साइन थीटा जब आता है तो अपन क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो ये था बच्चों समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुवों पर बल और बल आघूर्ण। नेट बल 0 हो जाएगा आपका, और बल आघूर्ण कितना हो जाएगा? टॉ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। अब इसकी एक दो स्पेशल कंडीशन की बात कर लेते हैं। ये नोट करो बेटा, वीडियो को पॉज करके नोट करो, आगे देखते हैं। इसकी एक दो स्पेशल कंडीशन देखते हैं। देखो, थीटा किसके बीच का एंगल है? P और E के बीच का एंगल। ध्यान से देखो, P क्या था यहाँ पर? द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब ये एक सदिश राशि है, जो इसकी दिशा किधर थी? माइनस आवेश से प्लस की ओर, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। तो ये जो थीटा कोण है वो किस किस के बीच का कोण है? एक तो P और E के बीच का कोण। इसमें देखो, यदि आपके पास थीटा कितना हो? 0 डिग्री। थीटा कितना हो? 0 डिग्री। यानी सपोज करो इस द्विध्रुव को मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रख दूं, दिशा में ही रख दूं। ध्यान से देखो, तो इन दोनों पर, दोनों आवेशों में जो बल लगेगा ना, उस बल की क्रिया रेखा सेम ही हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। तो अब यहां पे बल आघूर्ण नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? देख लो, यहां से टॉर्क इक्वल्स टू आ जाएगा P E साइन 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इस द्विध्रुव को ऐसे सीधा रख दूं विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो इस पे कोई बल आघूर्ण काम नहीं करेगा। तो जैसा पड़ा था वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि आपके पास थीटा कितना हो? 90 डिग्री। तो आपको पता है कि साइन 90 पर मैक्सिमम होता है। तो टॉर्क इक्वल्स टू P E साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? P E। और ये वैल्यू क्या होती है बच्चों? मैक्सिमम होती है, ध्यान रखना। यानी आप यहां से भी देख सकते हो, अगर इसको मैं एकदम से सीधा रख दूं 90 डिग्री पे, तो क्या होगा? इस पे बल आघूर्ण ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर आप एकदम से सीधा रखोगे तो बल आघूर्ण क्या होगा? ज्यादा। तो एक छोटा क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है अपना कि समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को कितने कोण पर रखें कि उस पर बल आघूर्ण का मान क्या हो? अधिकतम हो। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ध्यान से देखो, अगर आप 0 डिग्री पे रखोगे तो कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। यदि आप इस द्विध्रुव को 90 डिग्री पे रखोगे तो यहां पर बल आघूर्ण का मान क्या होगा? मैक्सिमम। तो ये था अपने पास द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। फिर अपन ने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र निकाला। फिर अपन ने बोला कि किसी द्विध्रुव को आप विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो उस पर कितना बल और बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप नोट करो।